So in the past 3 years, I have qualified 3 JRF, 2 times CSR Net and 1 time DBT. बट शिफ्ट 2 में मुझे पता चला है कि मैथमेटिकल चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली हैं. बट शिफ्ट 1 में ईजी था, रिपीटेड थीम्स थी. सो सेक्शन भी काफ़ी लोगों को टफ लगा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फैक्चुअल क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिए थे. इसके लिए वी यूज्ड बेंजामिन पियर्स, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर जेनेटिक्स कंप्लीशन. और बच्चों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है उसको. जिन बच्चों ने मेरा दिसंबर का कोर्स ज्वाइन किया उन्होंने जेनेटिक्स से सारे क्वेश्चन बनाए आज. और जो लेवल था वो भी 2022 से काफ़ी कम था. काफ़ी इजी से मैच दो कॉलम्स दिए थे उन्होंने. हियर्स द सिंपल थिंग, लाइक माय अजम्पशन, आई थिंक द कट ऑफ विल बी अराउंड. इन द एंड आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिटॉक्स बायोलॉजी. आज ऑब्वियसली CSIR नेट का एग्ज़ाम हुआ और काफ़ी अच्छा पेपर रहा. लेवल में थोड़ा डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली दे हैव टू डू इट, तभी तो मज़ा आएगा नेट देने में भी. तो ये जो वीडियो है दिस इज़ अबाउट द डिस्कशन ऑन द कट ऑफ. पहली चीज़. तो दूसरी चीज़ है व्हाट टू डू नेक्स्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हो चुका है. उसके बाद अब अगला क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट शुड बी द प्लानिंग फॉर दैट, वो हमारा डिस्कशन रहेगा. और दूसरी चीज़ जो मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ, दिस इज़ माई एनालिसिस दैट व्हाट आई फील, व्हाट वाज द पेपर. जितना मैंने अपने बच्चों से जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे हमारे इंस्टीट्यूट पे, उनसे डिस्कस करके दोनों शिफ्ट्स के बारे में. मेनली ये जो वीडियो है ये मैंने अपना एनालिसिस शिफ्ट 1 के बेसिस पे किया है. एंड ऑब्वियसली इन द एंड आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. बहुत ध्यान से देखना है वीडियो. इट कुड बी अ लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर यू, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. So these are our agenda today, the analysis, because why I am the right person to analyze or why you should listen to me. So in the past 3 years, I have qualified 3 JRF, 2 times CSR Net and 1 time DBT. So इसीलिए थोड़ी बहुत चीज़ें शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो सकते हैं इस वीडियो में, ठीक है? ओके, सो दिस इज़ अबाउट मी. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड अबाउट इट इफ़ यू वांट टू, ठीक है? इस पर कुछ ज़्यादा नहीं है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. So first I'll be doing a sectional analysis that section basis पे क्या क्या था. फर्स्ट सेक्शन A में क्या रहा. तो सेक्शन A जो था वो easy था, not that tough. हाँ, मतलब ऑब्वियसली शिफ्ट 1 की बात कर रहा हूँ मैं. आई एम नॉट सो श्योर अबाउट शिफ्ट 2, बट शिफ्ट 2 में मुझे पता चला है कि मैथमेटिकल चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली हैं. बट शिफ्ट 1 में ईजी था, रिपीटेड थीम्स थी. यहाँ पे मैंने कुछ बताया है, जैसे रिपीटेड क्वेश्चंस थे. एक क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट हुआ था DBT JRF से. वो डायगोनली और कॉलम में और रोज़ में आपको कुछ नंबर फिल करना थे और फिर बताना था कि बराबर सम होना चाहिए उनका. अगर तुम लोगों ने 2022 का DBT दिया होगा या उसका पेपर सॉल्व किया होगा तो वहाँ पे वो क्वेश्चन पूरा एज इट इज़ था सेक्शन A में. देन कुछ थीम्स जैसे प्रोबेबिलिटी एज सच रिपीट हुई थी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एज सच, ब्लड रिलेशंस, ज्योमेट्री एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह से कुछ डिजिट्स दे दी थी और वो पावर में थी, जैसे 3 to the power 1/2. जहाँ तक मुझे जो पता चला है 3 to the power 1/2 प्लस 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 में था, मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 1/2 अगेन, बट वो मल्टीप्लिकेशन में था. तो 3 बार इधर और 3 बार इधर, और आपको बताना था कि वो टू द पावर लगा के फिर वो m प्लस n और वो सारी चीज़ें जो थी वो कन्वर्शन करना था, ठीक है? हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और हुए यहाँ पे, जैसे सीरीज का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला शिफ्ट 1 में. क्लॉक पे कोई क्वेश्चन नहीं था, जैसे मिनट कितने डिग्री का एंगल बनाएगा और वो सारी चीज़ें. कैलेंडर पे कोई क्वेश्चन नहीं था, जैसे बोलते हैं ना अपन के लीप ईयर कब आ सकता है या संडे है आज तो 60 डेज या 63 डेज या इस तरह के जो क्वेश्चंस करते हैं वो नहीं था. लास्ट डिजिट ऑफ पावर से भी कोई क्वेश्चन नहीं था. तो अगर तुम दिसंबर के लिए सोच रहे हो तैयारी करने का, तो सेक्शन A को तैयार करने का सबसे बढ़िया तरीका है गो फॉर PYQs. द बेस्ट थिंग, सबसे बढ़िया यही है कि आप क्या करो, PYQ पे जाओ और PYQ से उसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करो. सबसे बढ़िया वहीं रहेगा, ठीक है? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेक्शन बी एज यूजुअल इट वाज फैक्चुअल, राइट? सो सेक्शन B काफ़ी लोगों को टफ लगा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फैक्चुअल क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिए थे. डायरेक्ट एक क्वेश्चन इनिशिएशन फैक्टर पे था, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पे और इन सब पे. तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था. मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि टफ था, बिकॉज दैट वाज नॉट टफ. अगर तुमने प्रॉपर वेल रेड हो, तुमने रेफरेंस बुक्स अच्छे से पढ़ी है, तुम्हारे स्टैंडर्ड नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाए हैं, तो बहुत ईजी तो नहीं भी कहेंगे, लेकिन हाँ डूएबल है. आराम से 30 क्वेश्चन तो निकाले जा सकते थे. 35 नहीं भी तो 30 तो निकाले जा सकते थे. कौन कौन से मेजर एरियाज थे जहाँ से क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे गए? तो अगर हम बात करें तो मेजर एरियाज जो थे वो था आपका एक तो एंजाइम्स और उनकी वर्किंग पे क्वेश्चन था, KCAT KM वगैरह से रिलेटेड.
डेरिवेशन वगैरह जैसा कुछ नहीं आया था, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। सेल साइकिल और उसके कुछ रेगुलेटेड जैसे V1 काइनेज और ये सारी चीज़ें, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, CDC 24 वगैरह ये सारी चीज़ें, 25 एंड ऑल, है ना। SIC 1 पे क्वेश्चन था। देन सेल ऑर्गेनेलीज में ER गोल्जी के फंक्शंस पे रिलेटेड क्वेश्चंस था, उनके अरेंजमेंट पे क्वेश्चन था, ये सारी बातें की गई थी। देन नेशनल पार्क्स और कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, वेरी इंटरेस्टिंगली उन्होंने सेक्शन बी में ये पूछ लिया था कि भैया एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन सा एनिमल मिल जाता है, ये भी एक क्वेश्चन था। तो मतलब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है हमारे लेक्चर्स में, और मज़ा आया बच्चों को काम करके पेपर के साथ। सो दैट वाज आल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग, और डुएबल पेपर था। देन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन पे एक बहुत अच्छा सवाल था, उन्होंने सेलेनोसिस्टीन का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था एंड द आंसर वाज ऑब्वियसली UGA। तो सेलेनोसिस्टीन का डायरेक्ट क्वेश्चन था, उसी के साथ में उन्होंने एक कोडॉन और दे दिया था UCC। तो UCC से रिलेट करके अगर किसी ने सीरीन सोचा होगा तो सीरीन के थ्रू वो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था वहाँ पे। प्लांट फिजियोलॉजी में एनाटॉमी और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि भैया आपका वेस्कुलर बंडल अगर आपको सिंथेसाइज करना है तो आप कौन से वाले सेल्स को यूज़ करोगे, कौन सा एपिथेलिया वगैरह, जो डेवलपमेंट का रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में सुक्रोज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन थे, इस तरह के कुछ क्वेश्चन हमको देखने को मिले। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तो मुझे रिलेटेबल नहीं है, बट हाँ काफ़ी कुछ था। देन फिर टेक्निक्स की बात की जाए तो प्रोटीन्स और DNA, जो कि नॉर्मली हमेशा का ही थीम रहता है, तो प्रोटीन्स एंड DNA दे वर द फेवरेट पार्ट, वॉज एंड विल बी, तो उसको बहुत ढंग से तैयार करने की ज़रूरत है। लास्टली अगर इसके सोर्स ऑफ प्रिपरेशन की बात की जाए, हाउ टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर थिंग, तो इसको प्रिपेयर करने का सिंपल तरीका है कि आप क्या करो, सबसे बढ़िया तो ये है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को बहुत ढंग से पढ़ो। स्टैंडर्ड बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग हमारी कोचिंग में पोस्ट रीड्स जो करवाते हैं वो स्टैंडर्ड बुक से करवाते हैं। 15 days वी टुक टू कंप्लीट जेनेटिक्स, और सिर्फ बहुत थोड़े समय में ही, और हमने पियर्स यूज़ किए जेनेटिक्स के लिए। वी यूज बेंजामिन पियर्स विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर जेनेटिक्स कंप्लीशन, और बच्चों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है उसको। जिन बच्चों ने मेरा दिसंबर का कोर्स ज्वाइन किया उन्होंने जेनेटिक्स से सारे क्वेश्चन बनाए हैं आज। दिस इज़ अमेजिंग, बट या ये रियलिटी भी है। सो करते हैं इस तरह से काम, हम लोग कर सकते हैं आगे भी। सोर्स ऑफ प्रिपरेशन सिंपल है यहाँ पे, बेस्ट तो ये रहेगा कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें क्योंकि वहीं से स्टेटमेंट आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि कुछ कोचिंग के मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ बुक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा रहती है, अरियंत वगैरह और इनकी कुछ पब्लिकेशंस की, बट वो सेक्शन B के लिए तो काम करेगी, C के लिए वो उतनी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। सो सेक्शन C में जो लेवल था वो बहुत मॉडरेट था, मतलब, और जो लेवल था वो भी 2022 से काफ़ी कम था। काफ़ी इजी से मैच दो कॉलम्स दिए थे उन्होंने, मतलब मुझे जब पता चला बच्चे बता रहे थे कि इस तरह के मैच दो कॉलम्स थे, तो मैं खुद अमेज था उस चीज़ को देख के कि मतलब टेक्निक्स पे भी कोई बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड, एनालिटिकल बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं था। बहुत बेसिक सा, मतलब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कब यूज़ करोगे, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग कब यूज़ करोगे, इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हम नॉर्मली डे टू डे में पढ़ते हैं, वो क्वेश्चंस थे। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स पे, अगर तुमको एलिस प्रिंसिपल पता है तो तुम एलिस प्रिंसिपल पे बना सकते थे। बर्गमैन लॉ पे क्वेश्चन था, और इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इवोल्यूशन पे हार्डी विनबर्ग पे क्वेश्चन आया था, एंड इट वाज रियली एन ईजी क्वेश्चन। कोई फर्क नहीं भाई उसमें सीधा सीधा ये पूछा था कि भैया हेट्रोजाइगोट्स कब ज़्यादा होंगे, मैक्सिमम कब होंगे पॉपुलेशन में। और अगर इफ़ यू नो, जब आपके होमोजाइगस, मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए व्हेन दे आर इक्वल, है ना, तब क्या होता है, आपका मैक्सिमम हेट्रोजाइगस आता है। ठीक है, 0.25 एंड 0.5, अगर तुमने पढ़ा है तो तुम समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, है ना। जैसे एनिमल फिजियो पे क्वेश्चन था, और बहुत अच्छा सवाल था वो रेनिन हार्मोन के ऊपर, जो आपका ये रास सिस्टम होता है ना, रेनिन एंजियोटेस्टिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके अलावा फिर डेव बायो की प्लांट्स में, और ये अपना सी अर्चिन में, और इसमें इस पे सिग्नलिंग पे क्वेश्चन था। वो कुछ अच्छे सवाल लेवल के क्वेश्चंस थे। बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट आई हैव रिटन विद वाइट इज दिस: नो न्यूमेरिकल in section C as well, no numerical, just one numerical on the pH। और वो भी क्या क्वेश्चन था, आई थिंक एक बच्चे ने बताया था कि शायद 10 to the power समथिंग का कुछ दे रखा था, शायद 10 to the power 7 दे रखा था, और ऐसा कुछ पूछा था कि इतना मोलर अगर हम लोग HCl यूज़ करते तो उसका pH कितना होगा। तो बेसिक फॉर्मूला लगा के वो क्वेश्चन भी बन जाता। कोई थर्मोडाइनमिक्स का डेरिवेशन नहीं था, कोई एंजाइम काइनेटिक्स का डेरिवेशन नहीं था। आई फील मैंने 2020 में पेपर लिखे थे, आई थिंक दिस इज़ द ईजीएस्ट पेपर। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि, क्योंकि मैं पढ़ाते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है और काफ़ी बच्चों से डिस्कशन करते करते हम लोगों ने काफ़ी PYQs वगैरह सॉल्व किए, तो हमको लगता है, बट हाँ ऐसा नहीं है। लेट्स विल डिस्कस अबाउट द कट ऑफ एज वेल। नाउ माई कंक्लूजन ऑन द पेपर। सो आई थिंक the paper was more on the memory based side,
more on the factual based side rather than the conceptual और analytical basis. सेक्शन सी में भी आपको मेमोरी बेस्ड ही चीज़ें यूज़ करना थी, बहुत ही अच्छा सेक्शन सी बन सकता था, आराम से 20 सवाल तो सिर्फ मेमोरी के बेसिस पे बन जाते हैं, ठीक है. बट द इशू हियर इज दिस थिंग that being the memory based paper, this is the tough thing or the not a good thing, because factually आपका सिली मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल पेपर में, है ना. तो अगर आप कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ते हो या उसके कंपैरेटिवली आप एक फैक्चुअल क्वेश्चन पढ़ते हो, तो उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन में आपकी प्रोबेबिलिटी 1/2 की हो जाती है, या तो आता है या नहीं आता है. बट कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चंस में क्या होता है, आपके पास में एक होराइजन होता है, एक विड्थ होती है कि आप उसको सोच सकते हो. तो दिस इज द इशू विद द पेपर. और इसीलिए मुझे लगता है कि कट ऑफ ऐसा नहीं होगा कि बहुत ऊपर चला जाएगा, बट ये भी नहीं है कि बहुत नीचे जाएगा. मतलब मुझे लग रहा है कि देयर विल बी सम इंक्रीज ऑफ 5 to 10% और 5 to 10 मार्क्स. लेट्स सी what will be the thing in the paper. Now here's the simple thing, like my assumption, I think the cutoff will be around 95 to 105. The range will be here only, and obviously second shift is going to be playing some role in the normalization. और जितना मैंने सुना है अभी तक, जितना मुझे बच्चों से पता चला है, सेकंड शिफ्ट जो है वो टफ था फर्स्ट शिफ्ट से. अब ये मुझे जितना आइडिया लगा है, जितना मैंने सुना है अभी तक, ऑल्दो आई डोंट बिलीव दिस, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक शिफ्ट ज़्यादा हो जाए और एक मतलब यूँ बोल सकते हो आपकी टफ और ईजी हो जाए, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू बी नॉर्मलाइज्ड, ठीक है. सो आई थिंक दिस इज द कट ऑफ विल बी, एंड देन व्हाट वी हैव फॉर यू नाउ, जस्ट stay tuned, like I have a reward for you. Now this is the focus reward I have. What to do next now? सबसे पहली चीज़ तो, अगर आप मध्य प्रदेश से हो या आप किसी बाहर से स्टेट से भी हो और अगर आपने सेट का फॉर्म भरा है, तो अभी आपका पूरा टारगेट होना चाहिए मध्य प्रदेश सेट 2023 पे. और अभी अपने इमोशंस को थोड़ा सा काम करके, कंट्रोल करके, 1-2 दिन का गैप लेके वापस से सेट की तैयारी में भिड़ जाना चाहिए, ठीक है. ये मेरी तरफ से सजेशन है आपको. अगर तुम दिसंबर के लिए नेट का प्रिपरेशन सोच रहे हो, तो कम से कम 1 वीक का ब्रेक लो, 1 वीक नहीं तो 2-4 दिन का ब्रेक लो, और फिर अगर तुमने एमपी सेट का फॉर्म नहीं भरा है तो फिर दिसंबर नेट प्रिपरेशन में शुरू हो जाओ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ लिसन टू इट केयरफुली. अगर आप सेट का फॉर्म भर चुके हो तो कोशिश करो कि अभी अगले 2-2.5 महीने तक सेट पे एम्फेसाइज करो. सेट अगर तुम ढंग से कर लोगे तो सेक्शन बी तुम्हारा वैसे ही तैयार हो जाएगा. फिर सेक्शन सी तैयार करने के लिए 2 महीने काफ़ी है, लिटरली बोल रहा हूँ 2 महीने काफ़ी है. आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ इन जस्ट 3.5 मंथ फॉर कंप्लीट नेट प्रिपरेशन. 3.5 महीने में मैंने क्रैक किया है उसको, तो इतना भी टफ नहीं पड़ता है, ठीक है. प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि आज के अटेम्प्ट का जो इम्पैक्ट है वो तुम्हारे ऊपर एमपी सेट को लेके या दिसंबर नेट के प्रिपरेशन के लिए नहीं आना चाहिए. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टीडियस टास्क टू डू, बट यू हैव टू डू इट. डू नॉट टेक एनी बैगेज ऑफ टुडेज अटेम्प्ट बिकॉज दैट इज गोइंग टू हैम्पर द नेक्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्शन एज वेल. लास्टली, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो अभी हम लोगों ने एमपी सेट का एक क्रैश कोर्स शुरू किया है जिसकी एनरोलमेंट्स हम लोग अभी चालू रखी है, और उसकी फीस सिर्फ 4,999 है, सिर्फ 4,999. लिटरली 75 डेज का कोर्स होगा, और ऐसा कोर्स पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है. वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, और लिटरली अगर तुम उसको ढंग से कर लेते हो तो आई एम नॉट गारंटिंग इट, बट 95% चांसेस है तुम्हारे सेट सिलेक्शन के. 95% इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ठीक है. सो अगर आप चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. और अगर आप दिसंबर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या दिसंबर नेट के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अभी इनरोलमेंट्स ओपन है. ज़्यादा लंबे इनरोलमेंट्स नहीं चलेंगे, तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इट, इफ़ यू वांट टू टेक सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, सो यू विल हैव द नंबर विथ यू एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. सो वहाँ से आप इसको नंबर को पिक कर सकते हो, ठीक है. Lastly, please do not join if. अब who should join our courses, and if you should not be joining it if you cannot work hard. This is very important because रोज तुमको 4 काम करना होंगे. प्री रीड्स करना होगी before the class, then you have to take the lecture, then you have to do the post reads after the lecture, and then you have to give the daily test. There will be daily test that you have to do it. And if you are in the online session, then we'll be having the live as well, and having the recorded as well. So don't worry about that if you are away from the center, right? Lastly, आपको थोड़ा सा सिंगल माइंडेड फोकस रखना पड़ेगा. अगर आपको सेट करना है तो आप पूरे तरह से अभी सेट पे फोकस करिए. मैं ये नहीं बोलूँगा कि दोनों एग्जाम साथ में क्रैक हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिमांड अलग अलग है. हाँ, ये हो सकता है कि तुम सेट को ढंग से तैयार करो तो तुम्हारा नेट का काफ़ी सारा पोर्शन कवर हो जाएगा, तो सेक्शन बी की तैयारी नेट की हो सकती है. सेक्शन सी के लिए तो आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा. तो आई एम नॉट इन द बिलीफ ऑफ डूइंग 2 थिंग्स एट अ वन टाइम. सो इफ़ पॉसिबल प्रिपेयर योर सेल्फ इन अ वे. अगर सेट का फॉर्म भरा है तो सेट के लिए करो, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर MBPSC का बिल्कुल फॉर्म चल ही रहे हैं, उसके पता ही होगा आपको, ये जुलाई तक उसके फॉर्म्स हैं.
तो बिल्कुल उसके आने के चांसेस हैं ही हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी लाइफ के साथ थोड़ा सा जस्टिस रखो, है ना। टाइम एकदम निकलता जाएगा, फिर बहुत दिक्कत आएगी बाद में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम गाइज, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।